Welcome friends to this episode based on chapter 2 of your class 10th economics textbook titled as Sectors of Indian Economy. हम अभी तक बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने बात की थी द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है और इकोनॉमी के फंडामेंटल क्वेश्चंस क्या होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाई टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस ऑल्सो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब हम जब प्रोडक्शन करते हैं इकोनॉमी में, हम बात करते हैं कि वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, हम उत्पादन करते हैं। वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर कंजम्पशन, खाने के लिए, ग्रहण करने के लिए या उपभोग के लिए वी आर प्रोड्यूसिंग सर्टेन कमोडिटीज। अब ये प्रोडक्शन तो बहुत तरीके की होती है। आप अपने चारों तरफ देखिए कि लोग तरह तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज या व्यवसायों में एंगेज्ड होते हैं। How do we understand these various types of economic activities? One of the important tasks of understanding economics is that we tend to categorize various economic activities in terms of different sectors. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये सेक्टर्स कौन से होते हैं। सेक्टर्स मतलब आप समझ सकते हैं कैटेगरीज। किस किस कैटेगरी में हम किस किस तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रख सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम प्राइमरीली 3 तरीके की बात करेंगे। एक जो है विच इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन, कि हम उत्पादन कैसे करते हैं, हाउ डू वी प्रोड्यूस कमोडिटीज। तो उससे रिलेटेड जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती है प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क या गवर्नेंस के हिसाब से। वो उसमें हम रखते हैं पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर। हम इसके बारे में चर्चा डिटेल में करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, किन कंपनीज को हम पब्लिक सेक्टर की कंपनीज कहते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर कहते हैं और किन को हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं या निजी सेक्टर कहते हैं। और तीसरा तरीके का जो होता है क्लासिफिकेशन वो होता है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स भी हैं वो इकोनॉमी का ही पार्ट है, उसमें भी उत्पादन होता है। एक्टिविटीज विच पीपल कैरी आउट इन प्राइमरी सेक्टर, कि कोई भी एक्टिविटी जो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। कुछ लोग जो थे वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, कुछ जो थे माइनिंग में काम करते हैं, कुछ लोग एनिमल हस्बेंड्री में काम करते हैं, जैसे पशुपालन हुआ, दूध का काम हुआ या मीट का काम हुआ या स्किन का काम हुआ, और कुछ लोग फिशिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। सो जितनी भी सारी एक्टिविटीज विच आर बेस्ड अपॉन एग्रीकल्चर, हालांकि प्राइमरी सेक्टर में माइनिंग तक भी इन्वॉल्व होता है, बट हम उसको बेसिकली ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं कि एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इज पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। हमारा दूसरा सेक्टर जो होता है उसका नाम होता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी में जैसा नाम ही बता रहा है कि आप थोड़ा सा रिफाइन करते हैं, जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम रिफाइन करके एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। अब जैसे प्राइमरी सेक्टर में किसी किसान ने कॉटन उगाया तो ही वाज एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। अब कॉटन के कंजम्पशन कैसे होता है, कॉटन हम डायरेक्टली तो कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। कॉटन में जब हम उसको रिफाइन करके उसका यार्न या धागा बनाते हैं और उस धागे को ले जाकर हम पहले कलर करते हैं या उसमें से कपड़ा बनाते हैं, उस प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसफॉर्मिंग द नेचुरल प्रोडक्ट इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्टर। ये बेसिकली होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
जैसे प्राइमरी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड, यहाँ पे होता है मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड। फ्रूट से हम यहाँ पे जूसेस बनाते हैं, आप सिल्क कोकून से यहाँ पे आप सिल्क की साड़ियाँ बनाते हैं। किस तरीके से लकड़ी जो वुड होती है जंगल में काट रहे हैं हम उसको, और जंगल में एक फर्नीचर बनाने लायक वुड को ग्रो करते हैं, और उस वुड में से किस तरह हम एक फिनिश प्रोडक्ट अपना सोफा या कोई भी फर्नीचर बनाते हैं। तो वेरियस एक्टिविटीज विच आर पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। अब जैसा हमने इस क्लिप में देखा कि ये मैन्युफैक्चरिंग का काम है, यहाँ पे क्या होता है, फैक्ट्री इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे लेबर इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे बड़े बड़े वर्कशॉप्स होते हैं और शेड होते हैं। तो इसमें हमारी इंडस्ट्री, मशीन, मैकेनिक्स ये सब इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए यहाँ हम कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं। वी आर मैन्युफैक्चरिंग, नॉट डायरेक्टली कंज्यूमिंग फ्रॉम। पर ये जो सारी एक्टिविटी होती है मैन्युफैक्चरिंग की, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो होती हैं टर्शियरी सेक्टर इज कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर। अब सर्विसेज क्या होती है? मान लीजिए आई एज अ वर्कर इन प्राइमरी सेक्टर इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। अब ये मिल्क जो है मुझे एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है मेरे लिए, या तो मैं इसको डायरेक्टली मार्केट में सेल कर सकती हूँ, या फिर मैं इसको बड़ी मात्रा में बनाकर मैं इसको किसी इंडस्ट्री में भेज सकती हूँ। जब ये दूध यहाँ से इंडस्ट्री में जाएगा, वहाँ पे इसमें से बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। इसमें से घी निकल सकता है, दही बन सकता है, चॉकलेट्स बन सकते हैं, मिल्क पाउडर बन सकता है। आपने अमूल का नाम सुना है, आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड। वहाँ पे गुजरात, राजस्थान, सराउंडिंग एरिया से बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल्क आता है, और सारा का सारा मिल्क प्रोसेस होके बहुत तरीके के मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं। And you know the wide range of products that Amul company is producing using milk as the basic raw material required for manufacturing these products. अब अमूल में एग्रीकल्चर बेस्ड या प्राइमरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, सेकेंडरी का है क्योंकि प्रोसेसिंग हो रहा है मिल्क का। पर अमूल में सर्विस सेक्टर कैसे इन्वॉल्व है? अब आप देखिए, दूध जो है, मिल्क इज पेरिशेबल, आप उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए तो खराब हो जाएगा, देन यू कैन नॉट यूज इट फॉर एनीथिंग। तो मिल्क को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। ट्रांसपोर्टेशन के साथ जरूरी नहीं है कि मान लीजिए आपके पास बहुत अच्छा एक ट्रक है दूध ले जाने के लिए, पर आपके पास रोड्स नहीं है, वहाँ जंगल है, टूटा फूटा रास्ता है। एक रास्ता मान लीजिए आपको 4 घंटे में एक विलेज से लेके टाउन तक मिल्क ले जाना है, वहाँ से आपका सिटी सेंटर में जाएगा या इंडस्ट्री तक जाएगा, तो आपको एक समय लगता है। अगर उस समय में आपका दूध खराब हो जाएगा तो इट गोज वेस्ट, ना आप उसको कंज्यूम कर पाए और ना आप उसको इंडस्ट्री को दे पाए। तो इसके लिए आपकी बहुत सारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। जो लोग इस सेक्टर में एंगेज होते हैं उनको कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, और उन लोगों का काम होता है टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज देना। अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें रोड्स हैं, इसमें आपके हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, आपके इसमें वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को रन करने के लिए हेल्प करते हैं। बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बैंक्स किस तरह होते हैं? मान लीजिए मुझे लग रहा है कि प्रोड्यूसिंग एप्पल्स इज गोइंग टू गिव मी गुड मनी एज अ फार्मर, तो मुझे एप्पल प्रोड्यूस करने के लिए आई नीड सीड्स, आई नीड फार्म लैंड, आई नीड फर्टिलाइजर्स टू टेक केयर ऑफ माई क्रॉप्स एंड ऑल दैट। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है,
हाउ डू आई बोरो मनी? तो आई बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स, मुझे लोन मिलता है. सो बैंकिंग ऑल्सो हेल्प्स इन सस्टेनिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर में तो फार्मर्स को लोन मिलता ही. आप जानते हैं आपके एरिया में कितने सारे फार्मर्स हैं जो लोन लेकर काम करते हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, इरिगेशन पर खर्चा करते हैं, हैंड पंप लगाते हैं, पंप सेट्स लगाते हैं, तो वो सारा करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग में मान लीजिए मुझे लगता है कि मेरे एरिया में एक पर्टिकुलर आम का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है. आम इतना ज़्यादा होता है कि कंज्यूम लोकल मार्केट्स में नहीं हो सकता. तो इस कच्चे आम का मैं क्या करूँ? सो आई मे थिंक ऑफ एस्टैब्लिशिंग एन इंडस्ट्री जहाँ पे मैं आम को पिकल बना के भेज दूँ पूरे इंडिया में. अब वो पिकल बनाने के लिए मुझे मशीनरी खरीदनी पड़ेगी. मशीनरी के साथ मुझे एक बॉटलिंग प्लांट चाहिए जिसमें मैं उसको पैक करके भेजूंगी, या तो बॉटल्स में या प्लास्टिक में. तो आई नीड टू सेट अप एन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है. मान लीजिए बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट कम से कम भी लगाऊं तो आई माइट नीड 50 lakhs of rupees. इस एपिसोड में आप इसको एक बार रीरन कीजिए और अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए कि विच आर द एक्टिविटीज विच आर पार्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. In the next episode, we will talk about further details of GDP and employment in these three sectors. Till then, enjoy watching this video. Thank you so much for watching.